नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार स्वागत करता हूं आपका इतिहास अध्ययन की एक नई श्रृंखला में। आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में हम लोग जान रहे थे। आधुनिक भारत के इतिहास में वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि वॉरेन हेस्टिंग ने किस तरीके से रूहेला सरदारों के साथ युद्ध किया एवं उस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया। किस तरीके से वॉरेन हेस्टिंग ने राजा चेत सिंह को पैसे के लिए प्रताड़ित किया। साथ ही साथ वॉरेन हेस्टिंग ने किस तरीके से अवध की विधवा बेगमों के ऊपर भी अत्याचार किए। आज के इस क्लास में हम लोग वॉरेन हेस्टिंग के मराठा राज्य के साथ संबंधों के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि एक नंद कुमार का जो मामला था, एक बड़ा ही रोचक मामला था, वह क्या था। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय होती है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा जाता है। यह वही समय था जब अंग्रेज पलासी के युद्ध को जीत करके बक्सर के युद्ध की तैयारियों में व्यस्त थे। यह वही समय था जब बंगाल में मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया था और बंगाल में 1760 की दूसरी क्रांति हो चुकी थी। यह वही समय था जब पानीपत के युद्ध ने यह तय कर दिया था कि मराठा मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी नहीं है और दूसरी तरफ लॉर्ड क्लाइव ब्रिटिश संसद में इस बात के ऊपर मंत्रणा करने में व्यस्त था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का भविष्य क्या है। एक तरीके से पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार ने अंग्रेजों के लिए एक अवसर के तहत कार्य किया। इस युद्ध में काफी धन एवं जान माल का नुकसान हुआ, पर इस विपरीत परिस्थिति में एक मराठा पेशवा थे जिनका नाम था माधवराव ने मराठा शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया। अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो माधवराव ने ही शाह आलम को इलाहाबाद के किले से निकाल करके दिल्ली के लाल किले तक पहुंचाया था, जिससे क्रोधित होकर के वॉरेन हेस्टिंग ने मुगल बादशाह शाह आलम का 26 लाख रुपए सालाना का पेंशन एवं जो इलाहाबाद की संधि के द्वारा उसे कड़ा एवं इलाहाबाद के क्षेत्र प्राप्त हुए थे, वह क्षेत्र वापस प्राप्त कर लिया था। किंतु 1772 ईस्वी में पेशवा की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है, जिससे मराठा शक्ति पुनः कमजोर होने लगती है। अतः अंग्रेजों को मराठा राज्य में हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाता है। मराठा पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उसके भाई नारायण राव को पेशवा बनाया जाता है, किंतु उसका चाचा रघुनाथ राव अथवा रघोबा भी पेशवा बनने की इच्छा रखता था। अतः पेशवा पद को लेकर के मराठा सरदारों के बीच एक विवाद उत्पन्न हो जाता है। इस विवाद के बीच में ही रघुनाथ राव अथवा रघोबा अंग्रेजों से हाथ मिला लेता है और अंग्रेजों के साथ एक सूरत की संधि करता है, जिसके तहत कंपनी की बंबई प्रेसिडेंसी, दोस्तों आपको याद होगा कि उस समय तक 1773 से पहले तक जो कंपनी की जो 3 प्रेसिडेंसियां थी, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, तीनों के लिए अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। तीनों प्रेसिडेंसियों को एक करने का कार्य हमें पता चलेगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से जो सूरत की संधि होती है, वह संधि की जाती है बंबई के प्रेसिडेंसी के द्वारा, जिसे
प्रारंभ में टाल मटोल करते हुए कलकत्ता प्रेसिडेंसी के द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के द्वारा एक संधि की जाती है मराठाओं के साथ, जिसे पुरंदर की संधि कहा गया। इसके तहत यह तय होता है कि मराठा एवं रघुनाथ राव के बीच के विवाद में अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे एवं रघुनाथ राव को शरण भी अंग्रेज नहीं देंगे। किंतु इसके बावजूद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है और इस आंग्ल मराठा युद्ध में के बाद अंग्रेजों की हार होती है और इस युद्ध के बाद एक बड़गांव की संधि की जाती है, जिसके तहत अंग्रेजों को विवश किया जाता है कि वे संपूर्ण उस भूमि को लौटा देंगे जो उन्होंने 1773 के बाद जीती थी। बड़गांव की संधि अंग्रेजों के लिए बड़ा अपमानजनक थी। वॉरेन हेस्टिंग में बड़गांव की संधि को मानने से ही अस्वीकार कर देता है। तो इस तरीके से वॉरेन हेस्टिंग या फिर कंपनी मराठाओं के शासन में हस्तक्षेप करने में रुचि दिखाती है। आगे कालांतर में हम देखते हैं कि क्रमशः 4 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद पूर्णतया ब्रिटिश शासक मराठा को अपने राज्य में सम्मिलित करने में सफल हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक मराठाओं के बारे में जाना, रुहेलाओं के बारे में जाना, बनारस के राजा चैत सिंह के बारे में जाना, हम लोगों ने अवध के नवाब के बारे में जाना, शाह आलम के बारे में जाना। कुल मिलाकर के हम लोगों ने अभी तक तत्कालिक समय की प्रमुख शक्तियों के बारे में अध्ययन किया। एक अन्य बड़ा ही रोचक मामला जुड़ा हुआ है वॉरेन हेस्टिंग के साथ, जिसे नंद कुमार का मामला बोला जाता है। इस मामले में वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि उसने 3.5 लाख रुपये रिश्वत लेकर के बंगाल के नवाब नजमुद्दौला के लिए मीर जाफर की बूढ़ी विधवा मुन्नी बेगम को साक्षिका नियुक्त किया है। दूसरे शब्दों में कहें तो वॉरेन हेस्टिंग ने मुन्नी बेगम को नवाब का संरक्षिका बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए की घूस ली है। मगर कानून के दाव पेच में फंसाते हुए वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर मुकदमा चलाने की कोशिश की जाती है, मगर वॉरेन हेस्टिंग कुछ दिनों के बाद नंद कुमार पर एक षड्यंत्र का मुकदमा का आरोप लगाया जाता है कि कमालुद्दीन नामक व्यक्ति को इस बात के लिए दबाव डाला गया कि वह कहे कि वॉरेन हेस्टिंग ने रिश्वत लिया था। इस तरीके से नंद कुमार के द्वारा किए गए दावों को झुठलाया जाता है और नंद कुमार के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। यह आरोप का मामला चल ही रहा होता है कि इसी बीच मोहन प्रसाद नामक कलकत्ता के व्यापारी ने नंद कुमार के विरुद्ध जालसाजी का मुकदमा चलाया। यह मुकदमा कोलकाता के उच्चतम न्यायालय में किया गया, जिसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पेवे था, जो हेस्टिंग का सहपाठी और मित्र रह चुका था। नंद कुमार पर जालसाजी का मुकदमा सिद्ध भी नहीं हो पाया था कि उसे फांसी की सजा दे दी गई। दैट मीन्स कि इससे पहले कि मुकदमा सिद्ध होता है कि उसने जालसाजी की है या नहीं, हड़बड़ी जल्दीबाजी दिखाते हुए उसे फांसी की सजा दे दी जाती है। नंद कुमार को फांसी दिलवाने के कारण वॉरेन हेस्टिंग की आलोचना की जाती है। कहा जाता है कि नंद कुमार पर जालसाजी का मुकदमा चलाने में वॉरेन हेस्टिंग का हाथ था। कई विद्वानों के द्वारा नंद कुमार को फांसी की सजा दिलाने की घटना को न्याय की हत्या की संज्ञा दी जाती है, जिसे जुडिशियल मर्डर बोला जाता है।
नंद कुमार के मामले में शक्ति का दुरुपयोग किया गया और इस दुरुपयोग में